Good morning, students. We are starting the chapter 23, the state government. Okay, Indian Constitution is a federal in character. It means जो constitution है उसने government की powers को 3 levels में divide किया हुआ है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या फंक्शंस करने हैं या उसको क्या पावर्स हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक जो है एरिया सेट किया हुआ है, स्पेसिफिक लिमिट्स सेट की हैं। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी एक एरिया और एक लिमिट सेट की है कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक और लिस्ट होती है जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को डील करना होता है वो कौन कौन से मैटर्स होते हैं, जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, करेंसी, ये सब जो हैं, और जिस के अंडर में आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनका एरिया क्या है, उनका एरिया है डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और करेंसी, ठीक है। और एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, जेल्स, इरिगेशन, ये जो एरियाज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। एजुकेशन जो है वो तीसरी लिस्ट में आता है, दैट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस तरीके से जो इनके पावर्स हैं वो इस तरह से अलग अलग लिस्ट में डिवाइड किए गए हैं। कई बहुत सारे हाई ऑफिसर्स जो हैं वो स्टेट्स में रन करते हैं, जो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर होते हैं, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, आईएएस एंड आईपीएस। स्टेट जो है उनकी भी अपनी सर्विस होती है, जैसे कि प्रोविंशियल सिविल सर्विस, पीसीएस, और प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, पीपीएस, है ना। ये जो अरेंजमेंट है वो लॉज के एग्जीक्यूशन को इंश्योर करता है स्टेट लेवल में, और डिफरेंट स्टेट्स में उसको यूनिफॉर्म भी करता है, ठीक है। फिर है स्टेट लेजिस्लेटर्स। स्टेट में लेजिस्लेटर मतलब पार्लियामेंट, स्टेट में पार्लियामेंट का क्या काम होता है। कुछ स्टेट्स जो है वहाँ पर लेजिस्लेटर बाइकामेरल होता है, मतलब वहाँ पर टू हाउसेज होती हैं, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, या फिर विधानसभा और विधान परिषद, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट में वोटर्स के थ्रू, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एमएलएज का इलेक्शन कैसे किया जाता है। एमएलएज मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, विधानसभा। तो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है, ठीक है। एमएलएज को हम कैसे चुनते हैं, इन्हें पीरियोडिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के थ्रू चुना जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जो मेंबर्स की संख्या होती है इसमें वो डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन के आधार पर। ऑर्डिनरीली कोई भी स्टेट जो है वहाँ पर 60 से कम और 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश जो है बहुत छोटा स्टेट है, तो वहाँ पर 68 मेंबर्स हैं केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेटर है उसका टर्म 5 ईयर का होता है, और कुछ केसेस में जो हाउसेज हैं उन्हें टाइम से पहले ही डिसॉल्व कर दिया जाता है, मतलब 5 ईयर से पहले डिसॉल्व कर दिया जाता है और दोबारा फ्रेश इलेक्शन कराए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ स्टेट्स के नाम जहाँ पर 60 या फिर उससे भी कम मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटर में। जैसे सिक्किम में 32 हैं, गोवा में 40, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड में 60 मेंबर्स हैं सब में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, दैट इज़ 404। तो ये था लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का चुनाव कैसे होता है, दैट इज़ एमएलएज। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के जो मेंबर हैं उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है स्टेट के वोटर्स के थ्रू। यूजुअली जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो जो है उनके 1/3 मेंबर्स को चुना जाता है एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो बाकी के 1/3 हैं उन्हें लोकल गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है, मतलब जो टोटल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं उनमें से 1/3 मेंबर का चुनाव लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। जो बाकी के जो 1/3 हैं उनका चुनाव लोकल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, और जो स्टेट और बाकी के जो 1/12 हैं
उन्हें जो है सिलेक्ट किया जाता है स्टेट के मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। अनदर 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स वर्किंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बाकी के जो 1/12 हैं उनका चुनाव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स के थ्रू चुना जाता है। जो रिमेनिंग 1/6 हैं उनका नॉमिनेशन जो है वो उन लोगों में से किया जाता है जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस या फिर सोशल वर्क में बहुत कुछ अच्छा अचीव किया, कुछ ज़्यादा अचीव किया होता है, ठीक है। विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट बॉडी होती है और 1/3 मेंबर जो हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। तो ये जो सीट्स हैं वो फिल होती रहती हैं फ्रेश इलेक्शंस के थ्रू। हर काउंसिल का जो एक टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है और जो इसमें मिनिमम नंबर होती है सीट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 40 फिक्स होती है। मैक्सिमम नंबर जो है वो 1/3 से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती लेजिस्लेटिव मेंबर के 1/3 से ज़्यादा, ओके। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो रोल होता है वो एडवाइजरी का होता है ना। जो काउंसिल है उसके पास रिजेक्ट करने का या फिर असेंबली के डिसीजंस को अमेंड करने का अधिकार उनके पास नहीं होता है, ठीक है। दिस इज राइटली सो एज द असेंबली इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो इलेक्शन है, इनका जो चुनाव है ना, वो असेंबली के मेंबर्स के थ्रू डायरेक्टली किया जाता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है किसी कैंडिडेट के लिए वो है कि वो 30 ईयर्स से कम की एज का नहीं होना चाहिए। और 3 मेन फंक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के। क्या क्या काम करती है लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा? फर्स्ट है मेकिंग लॉ, है ना, स्टेट के लिए लॉज बनाती है। सब्जेक्ट जो असाइन किए गए हैं स्टेट के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाती है या फिर लॉज बनाती है लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा है बजट पास करती है, जो भी गवर्नमेंट ऑथराइज किए जाते हैं टैक्सेस लिवाई करने के लिए और मनी जो एक्सपेंड करती है गवर्नमेंट वेरियस डिपार्टमेंट में स्टेट पर, ठीक है। थर्ड है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना। तो ये 3 मेन फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। विधानसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो प्रोसीडिंग होती है उसे स्पीकर कंडक्ट करता है, जिसे असेंबली के मेंबर्स ही चुनते हैं। मेंबर्स जो हैं वो डिप्टी स्पीकर को भी चुनते हैं जो विधानसभा के बिजनेस को कंडक्ट करता है स्पीकर की एब्सेंस में, ठीक है। तो ये था स्टेट लेजिस्लेटर। अब इसका नेक्स्ट फंक्शन है मेकिंग लॉज, ठीक है। गवर्नमेंट से जो प्रपोजल मिलता है, जो भी उस समय पार्टी पावर में होती है, जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो जो भी प्रपोजल देती है वो असेंबली में फोर्ड किया जाता है किसी भी एक बिल को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। जब भी कोई लॉ सजेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले इसे बिल कहा जाता है। कोई भी कानून बनने से पहले वो उसे बिल कहा जाता है, ठीक है। बिल जो है वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेंबर्स के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बिल डीलिंग विद रेवेन्यू, जो बिल्स हैं जो रेवेन्यू से डील करते हैं, रिलेटेड होते हैं या फिर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, उन्हें मनी बिल कहा जाता है और इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो प्रपोजल असेंबली में आता है उस पर डिबेट की जाती है ना, और फिर उस पर वोटिंग की जाती है। अगर मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो मेजॉरिटी में इसको अप्रूवल दे देते हैं असेंबली में, तो फिर बिल पास हो जाता है असेंबली के थ्रू और फिर ये गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और गवर्नर के असेंट के बाद जो प्रपोजल है वो नोटिफाइड हो जाता है स्टेट गैजेट में और उसके बाद ये एक एक्ट बन जाता है या फिर लॉ बन जाता है और स्टेट में एप्लीकेबल भी हो जाता है, स्टेट में अप्लाई भी किया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं गवर्नमेंट से स्टेट से रिलेटेड किसी भी मैटर पर। एवरी डे द असेंबली इज़ इन सेशन, हर रोज़ असेंबली का जब सेशन होता है तो एक स्पेसिफिक टाइम तय किया जाता है जिसमें क्वेश्चन आर का समय होता है, जिसमें क्वेश्चन पुट करते हैं जो मेंबर होते हैं इसके, ओके। दूसरा है बजट, है ना। लॉज बनाने के अलावा पहला फंक्शन हमने क्या देखा, लॉज बनाना। दूसरा फंक्शन इनका क्या है, बजट बनाना या फिर बजट पास करना, ठीक है। लॉज इनेक्ट करने के अलावा जो स्टेट
की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो और भी दूसरे इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। जो असेंबलीज़ हैं वो एनुअल बजट पास करती है स्टेट के लिए। जो बजट है वो एस्टीमेट होता है इनकम का और एक्सपेंडिचर का पूरे साल में, है ना। जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसके बीच में जितना इनकम होनी है और जितना खर्च होना है स्टेट पर, उन सब का एक बजट बनाया जाता है। बजट में गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रपोज़ल मिलता है वो उसे इंक्लूड किया जाता है और इसे कैसे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो पूरे कैसे हो पाएंगे, वो सब कुछ एग्जीक्यूट कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है और टैक्सेशन कैसे का प्रपोजल क्या होगा, ये सब इसमें इंक्लूड रहता है। बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ही प्रेजेंट करता है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करता है गवर्नमेंट के सामने जब वो बजट प्रेजेंट करता है असेंबली में। असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं प्रपोजल पर और जिसे दैट फॉलोज द प्रेजेंटेशन ऑन द बजट। जब भी बजट पेश होता है तो उस समय पर जो अलग अलग प्रपोजल्स हैं उस पर डिबेट भी करते हैं असेंबली के मेंबर्स। हर आइटम जो बजट में रखा जाता है वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पास हो सकता है। जो बजट का प्रपोजल है वो इस तरह से रखा जाता है, ठीक है। असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो प्रपोजल को अपोज भी कर सकते हैं और मोशन जो है उसको कट भी कर सकते हैं, वहाँ से जो है छोड़ भी सकते हैं, हट भी सकते हैं उस असेंबली से। वो एक दे वांट अ सिंगल रुपी कट इन द प्रपोज्ड एलोकेशन बट द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू गेट द कट मोशन पास्ड दैट वुड अमाउंट टू बी टू अ नो कॉन्फिडेंस, है ना। अगर 1 रुपये भी जो है प्रपोज हुआ है एलोकेट करने का, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है ना इसको, तो ऐसे समय पर नो कॉन्फिडेंस वहाँ पर बिल लागू हो जाता है, ठीक है। यहीं पर तो जो असेंबली की जो मीटिंग है वहाँ पर रोक दी जाती है। नाउ द कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव, थर्ड फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, ठीक है। जो प्रोविज़न है इस एक्ट में, है ना, स्टेट्स के, वो क्या है, अलग अलग जो स्टेट ऑफिसर्स होते हैं वो अलग अलग एग्जीक्यूशन करते हैं, अलग अलग उनके जो है फंक्शंस होते हैं जिन्हें वो एग्जीक्यूट करते हैं। जो ऑफिसर्स हैं स्टेट्स के वो एम्प्लॉयज़ होते हैं स्टेट के, और स्टेट के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना केवल, बल्कि समय समय पर वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल ऑफ असेंबली में चेंज भी किए जाते हैं, बदले भी जाते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर है असेंबली में उसे चीफ मिनिस्टर चुना जाता है ना, और उसकी रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट अपॉइंट किए जाते हैं और मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, और जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर डिपार्टमेंट, स्टेट का जो हर डिपार्टमेंट है उसे एक सेक्रेटरी और एक और ऑफिसर के थ्रू जो है हेड किया जाता है, जिसके अंडर में फंक्शनिंग होती है उस डिपार्टमेंट की। जो मिनिस्टर है वो आंसरेबल होता है अपने हर परफॉर्मेंस के लिए डिपार्टमेंट को, जो उसके अंडर में उसके चार्ज के अंडर में रहती है असेंबली में, है ना। तो इस तरह से जो मिनिस्टर्स हैं और सेक्रेटरी हैं उनके बीच में क्लोज कोऑपरेशन होता है। असेंबली इस तरह से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है और जो पॉलिसीज़ होती हैं जो एग्जीक्यूटिव बनाता है उसको एग्जीक्यूशन में उसको कंट्रोल रखती है और उसको हेल्प भी करती है। देन द स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के तरह ही स्टेट एग्जीक्यूटिव के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आता है और रियल एग्जीक्यूटिव में कैबिनेट मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। तो आज हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या है, गवर्नर जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। सारे डिसीजंस जो है उसके नाम पर ही लिए जाते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट का हेड होता है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है कंट्री का,
जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और उसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करता है। ठीक है। फिर एक क्वालिफिकेशन है, गवर्नर बनने के लिए जो कैंडिडेट है उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और एटलीस्ट 35 ईयर्स का या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए, और वो मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड नहीं होना चाहिए, और उस पर कोई भी ऑफेंस प्रोक्लेम नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर कोई क्राइम ऑफेंस नहीं होना चाहिए। Two new aspects have been added as point of consideration in the appointment of the governor. दो नए एस्पेक्ट इसमें जोड़े गए हैं किस गवर्नर के चुनाव में। फर्स्टली कि वो जो है उस देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो टू बी कंसल्टेड और इट्स व्यू आर सॉट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी कंसल्टेशन उसको मिलना चाहिए, और जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर है टेन्योर। नॉर्मली जो गवर्नर है वो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन उनको इस पीरियड के पहले भी रिमूव किया जा सकता है। जो प्रेसिडेंट है वो उन्हें जो है सेम स्टेट में उन्हें रीअपॉइंट कर सकता है, मतलब एक ही स्टेट में दोबारा उसी गवर्नर को चुना जा सकता है, रखा जा सकता है, और या फिर दूसरे स्टेट में भी उनको उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इनफैक्ट जो गवर्नर है वो अपना ऑफिस जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही, अगर प्रेसिडेंट उनसे खुश है तब तक गवर्नर अपना ऑफिस जो है इंजॉय कर सकता है। पे एंड अलाउंस। जो गवर्नर है स्टेट उसको स्टेट के थ्रू सैलरी पे की जाती है, और उसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं भी, अलाउंसेस भी दी जाती हैं। ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या काम करती है गवर्नर। पहला है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून से संबंधित या पार्लियामेंट से संबंधित अधिकार। गवर्नर जो है समन जारी करता है, समन को एडजर्न कर सकता है, और जो सेशंस होते हैं स्टेट लेजिस्लेटर के उनको प्रिसाइड भी करता है। हर सेशन जो है स्टेट लेजिस्लेटर का वो उसी के एड्रेस के साथ शुरुआत होती है। कोई भी बिल जो है बिना उसके अप्रूवल के, गवर्नर के अप्रूवल के लॉ नहीं बन सकता है ना। और भी कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है जहाँ पर गवर्नर जो है डिज़ोल्व, वहाँ कोई ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो जो गवर्नर है वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है 5 ईयर्स के पहले ही, है ना। ऐसा अगर होता है तो इस केस में जो चीफ मिनिस्टर है, जो रिकमेंड किया जाता है डिसॉल्यूशन के लिए स्टेट लेजिस्लेटर में, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है, और जो फाइनेंशियल किस कारण से हो सकता है, कुछ रीजंस होते हैं उसके पीछे, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई हो, या फिर फाइनेंशियल बैंकरप्सी है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली उसको जो है हटा दिया हो, जो है उसको पोस्ट से हटाने का ऑर्डर दे दिया हो। ठीक है। तो इन ऐसी सिचुएशन में जो गवर्नर है वो स्टेट लेजिस्लेटर को डिसॉल्व भी कर सकता है। गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस को इशू करता है जब भी स्टेट लेजिस्लेटर का सेशन नहीं होता है, तब ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो 6 वीक्स तक इफेक्ट में रह सकते हैं। अगर स्टेट लेजिस्लेटर एक्शन में इफ़ द स्टेट लेजिस्लेटर कम्स इन, जब स्टेट लेजिस्लेटर एक्शन में रहता है, काम करता है, तो ये कंटिन्यू कर सकता है या फिर कैंसिल भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। कोई भी मनी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है इंट्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन उसके पहले गवर्नर का अप्रूवल लेना पड़ता है। एनुअल बजट जो बनाया जाता है स्टेट का, वो भी विधानसभा में प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी गवर्नर का अप्रूवल ज़रूरी होता है। तो ये पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं गवर्नर के। देन एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं गवर्नर के। एग्जीक्यूटिव पावर्स में गवर्नर जो है नॉमिनल हेड होता है ना, स्टेट का। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उसी के नाम पर लिए जाते हैं, है ना। वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को अपॉइंट करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एज अ चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर का चुनाव वो करता है। और भी जो दूसरे मेंबर होते हैं काउंसिल के, जो मिनिस्टर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर ही करता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं जैसे कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, चेयरमैन, और भी जो दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस के
जो मेंबर कमीशन के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी हाई ऑफिसर्स होते हैं, उन सब का चुनाव गवर्नर करता है। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं। नाउ जुडिशियल पावर, गवर्नर कुछ जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। उसके पास पार्डन का भी अधिकार होता है, या फिर रिमिशन का पनिशमेंट अगर दी गई है किसी क्राइम के लिए किसी व्यक्ति को, तो उसको डिसमिस भी कर सकता है, उस व्यक्ति को माफ़ भी कर सकता है, या फिर उस ऑफेंस के लिए जो रिलेटेड मैटर है वो ज्यूरिडिक्शन के अंडर में फेल भी कर सकता है गवर्नर। इनफैक्ट जो गवर्नर है वो माफ़ कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, या फिर रिप्रीव कर सकता है पनिशमेंट को, अगर उस जो अपील, उस दया मर्सी की अपील की गई है, दया की अपील की गई है अगर उसके सामने तो। लेकिन ऐसे केसेस जहाँ पर डेथ हो गई हो किसी की, तो इसमें प्रेसिडेंट ही डेथ हैज़ बीन अवॉर्डेड, मतलब डेथ हैज़ बीन अवॉर्डेड मतलब अगर किसी को मृत्युदंड मिल गया है ना, तो ऐसे पनिशमेंट को रोकने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट को ही होता है। ठीक है, फिर है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है उसको उसके जो अपने पावर्स होते हैं वो जजमेंट के सिचुएशन के आधार पर होते हैं, है ना। डिस्क्रिशनरी पावर जो हैं वो इंडिविजुअल जजमेंट पर बेस्ड होते हैं गवर्नर के। गवर्नमेंट जो इंडिविजुअली जजमेंट लेता है उसी पर बेस होते हैं। इसमें कुछ केसेस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट केस डिस्क्रिशनरी पावर के जो केसेस हैं अलग अलग। फर्स्ट केस इसमें क्या दिया गया है, जब when not a single party or a coalition of parties gets the required majority in the state assembly, he may use his discretion in choose the chief minister for the objective of ensuring a stable government in the state, है ना। जब कोई एक पार्टी या फिर कोलिशन पार्टी जो है रिक्वायर्ड मेजॉरिटी नहीं पाती है स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, है ना, विधानसभा में, तो उस समय पर जो गवर्नर है वो स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर को चूज़ करता है ताकि स्टेबल गवर्नमेंट मिल सके स्टेट को। ये फर्स्ट केस है जो डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत आता है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, तो चीफ मिनिस्टर अगर इंसिस्ट करता है ऑफिस में अब कंटिन्यू करने के लिए, तो वो गवर्नर को बोल सकता है असेंबली डिसॉल्व करने के लिए। और गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी जो पावर होते हैं उसके अकॉर्डिंग या तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है या फिर असेंबली को डिसमिस कर सकता है। ठीक है, और साथ ही वो फ्रेश इलेक्शन भी रिकमेंड कर सकता है स्टेट के लिए। थर्ड केस क्या है डिस्क्रिशनरी पावर का, इस केस में अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है स्टेट गवर्नमेंट से, है ना, कि अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकता है कि जो स्टेट है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सके। ठीक है, देन फोर्थ केस क्या है, गवर्नर में गिव हिज अप्रूवल टू एनी बिल। गवर्नर किसी भी बिल को अपना अप्रूवल दे सकता है ना, उसे वापस लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए या फिर जो प्रपोजल है उसको चेंज करने के लिए। ही मे इवन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट अप्रूवल, या फिर वो जो बिल है उसको प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भी रिजर्व कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द रियल एग्जीक्यूटिव। ये हमने नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा, गवर्नर के बारे में पढ़ा, गवर्नर का चुनाव कैसे होता है ना, कैसे चुना जाता है गवर्नमेंट को, और क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, टेन्योर क्या है, पे अलाउंसेस क्या है, उसके क्या फंक्शन हैं, क्या पावर्स हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रियल एग्जीक्यूटिव के बारे में। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, नाउ गुड डे।